Hello. So again, we will discuss 11th class economics NCERT book, which is Indian Economic Development, and इसका चैप्टर 5 जो है हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, विच इज़ रूरल डेवलपमेंट. सो 4 चैप्टर इज ऑलरेडी कवर्ड. आप जाकर के देख सकते हैं इसको. चलो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट इंट्रो देख लेते हैं चैप्टर का कि क्या क्या जो है वो कहा जा रहा है इंट्रो में, और क्या एक बेसिक जो है वो ग्राउंड सेट करने की बात यहाँ पे कर करके उसके बाद पूरे चैप्टर का एक बेस बेसिकली बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है. सो महात्मा गांधी फेमसली स्टेटेड व्हाट ही सेज दैट रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया लाइज इन डेवलपमेंट ऑफ इट्स विलेज रादर दैन जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर. ये बहुत फेमस कोट है महात्मा गांधी का कि इंडिया का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके गांव का, उसके विलेजेस का जो है वो डेवलपमेंट ना हो जाए. यानी कि इससे जो है वो रूरल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस की बात कही जा रही है थ्रू द कोट ऑफ मिस्टर गांधी. इवन टुडे द आइडिया रिमेन्स वाइटल बिकॉज more than two third of India's population depends on agriculture, and 1/4 of rural residents still live in abject poverty. कहने का यहाँ पे चैप्टर का कहना ये है कि ये जो रूरल डेवलपमेंट है, ये जो गांधी का जो ये जो कहना था वो आज भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वाइटल इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कहाँ आज भी रह रही है, गांव में रह रही है. और किस पे डिपेंडेंट है वो? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. जो हमने एक पैराडॉक्स की बात की थी कि जिस आपका इकोनॉमी में जिस सेक्टर का जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, जो कि एग्रीकल्चर था आपका 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, उसी पे सबसे ज़्यादा जो है लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है. तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन आज भी डिपेंडेंट है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए. किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. और 1/4 यानी कि आपका लगभग 25% जो पॉपुलेशन है वो आपका आज भी गांव में पॉवर्टी में रह रही है, गरीबी में रह रही है. इसीलिए इस ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए रूरल डेवलपमेंट जो है वो बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस फॉर नेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर. जब तक आप इस सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप इस सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे सॉरी तब तक जो है वो इंडिया का जो डेवलपमेंट है, नेशन का जो डेवलपमेंट है वो क्या है? इम्पॉसिबल है. क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा वर्कफोर्स जो है आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ आपका रूरल डेवलपमेंट से ही कनेक्टेड है. जब तक ये डेवलप नहीं होता मुश्किल है चीज़ें. तो सी व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, क्या होता है रूरल डेवलपमेंट का मतलब? तो देखो, डेवलपमेंट हमने पिछले लेक्चर में भी जब कैपिटल और डेवलपमेंट की बात की थी, वर्सेस मतलब कि कंपैरिजन किया था ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमने देखा था कि डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड टर्म है. डेवलपमेंट एक ऐसा नहीं कि आपने किसी की इनकम बूस्ट कर दी. मान लो कि रूरल एरियाज़ में सारे लोगों को पॉवर्टी से आपने बाहर निकाल दिया, उसकी इनकम को इंक्रीज कर दिया, तो क्या वो रूरल डेवलपमेंट होगा? नहीं. डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे एस्पेक्ट है, जिसको हर एस्पेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा. जैसे आपका चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक एस्पेक्ट है ही, साथ में सोशल डेवलपमेंट जो आपका इनइक्वालिटीज है सोशल लेवल पे, उसको काम करना पड़ेगा बिटवीन आपका रिच एंड पुअर. उसके अलावा जो जेंडर के लेवल पे जो डिस्पैरिटीज़ है मेल एंड फीमेल के बीच में वो है. एजुकेशन के लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको कल्चरल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा. सो ओवरऑल बहुत सारे आपके एस्पेक्ट है डेवलपमेंट को लेकर के. सो रूरल डेवलपमेंट इज अ कम्प्रिहेंसिव टर्म. मैंने बोला आपको कि एक ब्रॉडर टर्म है जो फोकस करता है आपका और एक्शन टेकन टू डेवलप एरियाज दैट आर लैगिंग इन द ओवरऑल विलेज इकोनॉमी. उन सारे एरियाज विलेज इकोनॉमी के जो लैग कर रहे हैं बेसिकली डेवलपमेंट इंडिकेटर पे, उसको फोकस किया जाना, उसको डेवलप करना जो है वो रूरल डेवलपमेंट का मेन एजेंडा है, मेन मकसद है. बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का मतलब जो भी रूरल एरियाज से जुड़े हुए एस्पेक्ट है रूरल पॉपुलेशन से, चाहे उसका इनकम हो, चाहे उसका आपका सोशल चीज़ें हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, उनके ओवरऑल वेलबींग को अपलिफ्ट करना जो है वो कहलाएगा आपका क्या?
रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट जो आपके एरियाज है जिसमें इनिशिएटिव लिए जाना चाहिए रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दो चीज़ें इसमें आएगी, एक तो एजुकेशन यानी कि लिटरेसी। लिटरेसी और एजुकेशन थोड़ा सा ये तो सिमिलर ही है, बट डिफरेंट इस मामले में है कि लिटरेसी सिर्फ फोकस करता है कि वो लिटरेट है कि नहीं, लिख पढ़ सकता है कि नहीं। एजुकेशन में आप प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, कई सारे उसमें आपके स्टेटा है, लेयर्स है। तो ओवरऑल बेसिकली बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में कि उसको इम्प्रूव किया जाए। स्किल्ड मतलब कि ये जो हमने ह्यूमन कैपिटल में बात की थी कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन कैपिटल में, जब हम उसको क्या करते हैं, थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ जो है उस पर इन्वेस्ट करते हैं। इसी चीज़ के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब भी वही होता है कि जब हम अपने लोगों पे, अपनी पॉपुलेशन पे क्या करते हैं कि उसके एजुकेशन पे, उसके स्किल डेवलपमेंट पे, उसके हेल्थ पे जब हम खर्च करते हैं तो क्या है कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और ज़्यादा जो है डेवलप होता है और अल्टीमेटली नेशन की इकोनॉमी को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो लिटरेसी एजुकेशन पे आप ध्यान दो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, वहाँ के जो पॉपुलेशन है। स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है ताकि उनको और नए स्किल्स मिले, उनकी इनकम बूस्ट हो। उसके बाद हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो लिए जाने चाहिए ताकि, और उसके अलावा सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ में इस चीज़ की बात की जा रही है कि हेल्थ को आप एड्रेस कैसे करोगे, थ्रू सैनिटेशन एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद करेगी। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई। हालांकि हमने देखा था जब सेकेंड चैप्टर हम कवर कर रहे थे तो उसमें 1950 मतलब कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो था कि कैसे इंडिया ने इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, खास करके जो है वो जो फार्मर था, एक्चुअल फार्मर था, उसको राइट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो लैंड रिफॉर्म लाया गया था। और जिनके पास जो इंटरमीडिएरीज थे उसको हटा करके एक्चुअल जो टिलर्स थे उसको जो है वो ज़मीनें दी गई थी। तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जा चुकी है, बट इसकी बात चलो फिर भी कही जा रही है कि दिस लैंड रिफॉर्म इज एसेंशियल टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी। लोगों के बीच जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड हो, नॉट इक्वल अमाउंट बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो कि एक के पास 1000 एकड़ हो, एक के पास 1 एकड़ भी ना हो। ठीक है, हालांकि सीलिंग को तो हमने डिस्कस किया था लैंड रिफॉर्म में कि कैसे एक सीलिंग डिसाइड की गई थी कि इससे ज़्यादा जिसके पास ज़मीनें थी सरकार के द्वारा उसको लेकर के किस में बांट दी गई थी, जो आपके एक्चुअल फार्मर थे। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहा है बेसिकली, ताकि जब किसानों के पास आएगी या अच्छी खासी ज़मीनें होगी तो उस पर क्या करेंगे, वे इन्वेस्टमेंट करने को थोड़ा सा इनकरेज होंगे। क्योंकि अब छोटी ज़मीन किसी के पास, अब मान लो कि 1 एकड़ के आसपास लैंड भी नहीं है किसी के पास, तो कितना फोकस करेगा वो इस पर इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि अब अगर फोकस करे भी तो क्या जो इससे जो आउटपुट निकलेगा उससे गुजारा नहीं कर पाएगा ना, एक साल भर नहीं कर पाएगा। तो अगर अच्छी खासी, जब मान लो किसी के पास 10 एकड़ कम से कम लैंड है, तो अगर वो चाहे कि इस पर अगर फोकस कर दे तो उसकी फैमिली इस पर गुजर बसर कर सकती है। तो इसीलिए अगर प्रोडक्टिविटी को आपको बूस्ट करना है तो लैंड रिफॉर्म आपको जो है वो इम्प्लीमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। काफ़ी जगह पे ये हुआ था, जैसे बंगाल में हमने देखा था एग्जाम्पल कि बंगाल जैसे एरियाज में लैंड रिफॉर्म अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए, बट बाकी जगह पे ये नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड करो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, क्रेडिट प्रोवाइड करो आप रूरल एरियाज में, ताकि किसानों को सस्ते जो है आपको चीप रेट पे जो है वो लोन मिल सके और वो एग्रीकल्चर में वो लगा पाएँ, टूल्स में, इक्विपमेंट पे। मार्केटिंग पे आप ध्यान दो ताकि जब उनका प्रोड्यूस आ जाए, जब हार्वेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद अपने जो फसल है, अपनी जो फसल है उसको बेटर प्राइस पे वो बेच पाए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, और जैसे जो विलेज रोड वगैरह है उस पर आप ध्यान दो ताकि वो शहरों में जाकर के, सिटीज़ में जाकर के अपना जो है वो फसल जो है उसको बेच पाएँ। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ कार्यक्रम चलाने की बात कही जा रही है कि स्पेशल मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर वीकर सेक्शन बाई प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। जैसे जो आपके जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, कुछ सर्टेन जो आपके सोशल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो दलित हो गए, बाकी जो चीज़ें हो गई, वुमेंस हो गई, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किए जाने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर मेजर्स लो, कुछ स्पेशल मेजर्स लो आप, ताकि उस इन लोगों को जो है वो जो वीकर सेक्शन है खास करके उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जा सके। तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई, लैंड रिफॉर्म्स और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके आप क्या कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। सेक्टरल परफॉर्मेंस को अगर देखें तो जब 1991 का रिफॉर्म हुआ इंडिया में, तो ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर की थी वो क्या होगी, डी एक्सेलरेट हुई।
हमने देखा था उस समय भी कि इस पे प्रॉपर जो उसके बाद बाकी जो 2 सेक्टर थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इस पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो है वो इग्नोर हुआ। तो यहाँ पे 3% के आसपास एनुअली जो है वो ग्रो किया है एग्रीकल्चर सेक्टर ने, जो कि कम है। बाकी आप देखो तो सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा 10% के आसपास ग्रो कर रहा है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपका थोड़ा सा 6 to 8 ऐसे कर रहा है। ये वेरी करता रहता है नंबर। मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। एग्रीकल्चर पहले आपका देखो कि 5 के आसपास परफॉर्म करता था, 5% के आसपास, ये घट गया अब। तो आपका जो 1991 से लेकर के 2012 तक इसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो 3% एनुअली रही है आपका। लेकिन यहाँ पे देखो आपका 2014 का डेटा मतलब 2014 नहीं, 2023-24 जो 2023 और 24 का डेटा है कि ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का हुआ है और उसके अलाइड सेक्टर का वो रफली 2% रहा है, यानी कि इससे भी घट गया है ये। तो एग्रीकल्चर काफ़ी जो है वो उसमें एक तरह से आप कहें कि स्टैग्नेशन तो नहीं आई है, बट बहुत अच्छी इंप्रेसिव ग्रोथ रेट इसकी नहीं रही है। और ये रीज़न इसका क्या रहा है कि इसमें पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण से आप देखो कि ग्रोथ रेट पे आपको सीधा इसका असर पड़ा है और दिख सकता है आपकी। तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सेक्टरल परफॉर्मेंस जो एग्रीकल्चर का और उसके जो अलाइड एक्टिविटी हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, वो परफॉर्म जो है इकोनॉमी में उस तरह से नहीं कर पा रही। और चूंकि देखो ये कर नहीं पा रही, 2% के आसपास ग्रो कर रही है और आप 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की आप इसी पर डिपेंडेंट है, तो प्रॉब्लम है ना। कितना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप समझो इस चीज़ को। तो इसको जो है वो इस पर स्पेशल अटेंशन जो है वो ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज क्या है, देखो ये कि आप जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करो, सस्ते रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करो। जैसे आपने स्टोरीज के थ्रू देखा था, कुछ स्टोरी जो प्रीवियस आपके चैप्टर्स पे डिस्कस किए थे कि कैसे एक फार्मर को जो लैंडलेस है, गरीब है, लैंडलेस होगा तो वो फार्मर ही नहीं होगा, जो मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान जो थे, उसको 3% पर मंथ पे दिया गया था, किसी को 5% पर मंथ पे दिया गया था। सोचो ना, 3% पर मंथ अगर होता है तो ईयरली कितना हो जाएगा आपका, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36% पर एनम। 5% अगर पर मंथ देते हो 60% पर एनम, जबकि आपको बैंकों से लोन जो है आपको 9 to 10% पे आपको इजीली जो है मिल जाता है पर एनम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है भागे रेट पे, क्यों? क्योंकि ये बेचारे इनके पास एक्सेस नहीं है बैंकों का, तो जाते थे कि इनके पास जो रूरल एरिया जो बड़े लेंडर होते थे, इनफॉर्मल जो चैनल होता था, उस पर ये डिपेंड करते थे, किसके लिए, कैपिटल के लिए, क्रेडिट के लिए। तो उसके कारण से इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था और वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे। उसके बाद पॉवर्टी का जो साइकिल था वो चलता रहता था। तो वही कहा जा रहा है कि आप इनको प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड करो, और जब क्रेडिट अच्छा दिया जाए, क्रॉप वगैरह सक्सेसफुल हो जाए, तो जब हार्वेस्टिंग हो तो उस क्रॉप को बेटर रेट पे बेचने के लिए जो है आप इनको प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप कोल्ड स्टोरेज दो, प्रॉपर ट्रांस फैसिलिटीज़ दो, मार्केट तक एक्सेस दो, उनको प्राइस के नॉलेज दो कि कौन से मार्केट में कितनी प्राइस मिल रही है, ताकि ये इनको अच्छे प्राइस पे अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल कर पाए। सो वही कहा जा रहा है इसमें कि ग्रोथ इन रूरल इकोनॉमी डिपेंड करती है किस पे, आपका ये पेन थोड़ा वो हो गया था। ग्रोथ इन रूरल इकोनॉमी डिपेंड ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी को हमको रूरल एरियाज में इंक्रीज करना है तो कैपिटल इन्फ्यूज करने पे, इनके क्रेडिट पे जब आप क्रेडिट देंगे, ऑब्वियस सी बात है वो कैपिटल बच जाएगा किसके लिए, फार्मर के लिए। वो अच्छी आपकी ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर खरीदेंगे, इरीगेशन पे फोकस करेंगे। इन सारी जब चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी। एक देखो यहाँ पे गेस्टेशन चैलेंज की बात की गई है। इसका मतलब देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मर ने जो है वो सीड बोया अपने खेत में, अब इसको फसल बनने में कितना 3 से 4 महीने के आसपास टाइम लगता है। तो इन 3 से 4 महीने के बीच बीज बोने से लेकर के यहाँ तक, अब देखो इसको बीज भी बोना है तो बीज बोने के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर उसको अच्छी क्वालिटी का बीज लेके आना है तो फिर उसके बीच में उसको फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करनी है, कुछ मशीनें खरीदनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये होते नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि भारत में किसानों के पास क्या है कि उतनी ज़्यादा सेविंग नहीं होती, उतना अगर पिछला क्रॉप भी उसने बेचा होगा तो उसके पैसे हैंड टू माउथ वाले बिल्कुल कंडीशन है, पैसे खत्म हो जाते हैं उसके पास। तो क्या है ना कि वही कहा जा रहा है कि बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन सोइंग क्रॉप एंड रियलाइजिंग इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन। क्रॉप सो करने से लेकर करके जो एक्चुअल इनकम जो इसकी रियलाइज होगी, रियलाइजेशन का मतलब कि उसकी एक्चुअल जब इनकम होगी तो मतलब कि प्रोडक्शन के थ्रू, उसके बीच में क्या है कि एक लॉन्ग गैप होता है।
फार्मर मस्ट बोरो टू मीट इनिशियल कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, इवन फैमिली सोशल एक्सपेंसेस। यानी कि इसके बीच में जो एक्सपेंसेस होंगे किसानों के, उसको मीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, कहीं कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है, ताकि वो अच्छे सीड खरीद पाए, फर्टिलाइजर खरीद पाए। इवन कि जो सोशल एक्सपेंसेस होती है, अगर अगर कहीं मैरिज वैरिज हो, बेटी का ब्याह करना हो, या बाकी सारी चीज़ें, सोशल एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इवन कि एजुकेशन वगैरह के लिए बच्चों की, उसको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। फिर जब बोरो करके जब फसल उसकी हो जाती है तो फिर वो उसको चुकाता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी फसल हुई है कि नहीं हुई। अगर क्रॉप फेल्यूर हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम है, वो उसको चुका भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ये जो गेस्टेशन चैलेंज है, इसके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कौन सा, रूरल क्रेडिट, की इस पर आप फोकस करो। उसके बाद क्या है, देखो क्रेडिट एंड मार्केटिंग में ही देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट का थोड़ा सा हम यहाँ पे एक ग्लिम्स देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले क्या था कि फार्मर जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, किसके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा। जो आपके जो महाजन होते थे, जो सूद पे पैसे लगाते थे गांव में, उनके थ्रू जो है, क्यों, क्योंकि उनको बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे जो है वो क्या दिया जाता था, आपको डेट दिया जाता था, लोन दिया जाता था, जिससे वो डेट ट्रैप पे फंस जाते थे, क्योंकि वो एक्चुअल में इंटरेस्ट ही पे करते रह जाते थे, प्रिंसिपल कभी चुका नहीं पाते थे। 1969 में एक कॉन्सेप्ट आया सोशल बैंकिंग का। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी था, बट इसको इंप्लीमेंट किया गया आपको 1969 में। होता क्या है ये सोशल बैंकिंग, देखो एक अम्ब्रेला टर्म है ये भी, जैसे आपका डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म था, ये भी वैसा ही है। इसमें आपका क्या आता है कि जब आप प्राइवेट प्रॉफिट से आपको हटा करके बैंकों को आप एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए आप जब डाइवर्ट करते हो, तो उसको जो है वो सोशल बैंकिंग कहा जाता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक सबसे जो एक मेजर एग्जांपल है इंडिया में सोशल बैंकिंग का, वो था आपका नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक की। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1969 के आसपास ही, इसी डिकेड में क्या किया कि जो 14 जो बड़े बैंक थे इंडिया के, 14 जो बड़े बैंक थे, उसको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट बैंक बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बैंक थे, जब हम नेशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, बट एक छोटा सा आपसे ये समझ लो कि ये जो उस समय 14 बैंक थे, वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ही पैसा देते थे, वो अपनी इंडस्ट्री लगाते थे और प्रॉफिट कमाते थे। जो रूरल एरियाज थे, वहाँ पर इनकी ब्रांचेज भी नहीं थी, या थी तो बहुत कम थी। और रूरल किसानों को कौन क्या लोन देगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिटेबल वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको क्रेडिट तो चाहिए ना, तो कौन देगा? अगर बैंक नहीं दे रही तो फिर सरकार देगी। तो सरकार ने क्या किया कि इन बैंकों में स्टेक अपना खरीद लिया, सबसे ज़्यादातर हिस्सेदारी बैंकों में सरकार ने खरीद ली, और बैंकों को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया हिंदी में। और उसके कारण से वो बैंक जो पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, वो अब क्या हो गए, सरकारी बैंक हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब कहा कि आप क्या करो, 25% ब्रांचेज खोलो रूरल एरियाज में। आप ये पीएसएल का कॉन्सेप्ट लाया गया, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो था, कि अब आपको इतना, जैसे 40% के आसपास अभी फिलहाल है, जो ये चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है। तो कि 40% आपको जो लोन है, वो जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर, वुमन, ये सारी चीज़ें आती है, आपको उसमें ही देने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी आप पे। यही सारे जो कॉन्सेप्ट थे, उसको सोशल बैंकिंग का नाम दिया गया, कि अब सोसाइटी के लिए जो है वो बैंकिंग सेक्टर काम करेगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी एजेंसी अप्रोच टू मीट रूरल क्रेडिट नीड। ठीक है, इस पे आपको फोकस नहीं करना, जो मैंने आपको बताया वो आपका सोशल बैंकिंग का हिस्सा था। और ये 1969 में इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया थ्रू नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लार्ज बैंक। ये और बाकी सारी फिर चीज़ें इसमें चलती रही, इसी में आगे जनधन योजना आएगा, इसी सब इसी का हिस्सा है वो। फिर आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की सारी स्कीम्स आएगी, ये सब है। नाबार्ड की देखो एस्टेब्लिशमेंट हुई आपके 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या करता है कि ये सुपरवाइज करता है, और सुपरवाइज खास करके आरआरबीज का, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो आपके रूरल एरियाज के बैंक है बेसिकली, उनको नाबार्ड सुपरवाइज करता है, उनको फंड करता है, और ये आपका रूरल डेवलपमेंट पे और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे जो है वो काम करता है। सो दिस वाज एस्टेब्लिश एज एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग। रूरल फाइनेंसिंग को बूस्ट करने के लिए इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद रूरल क्रेडिट में आपका इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको ऐसा चीज बोलते हैं, और फिर मैक्रो क्रेडिट। क्या होता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कुछ वुमेन्स ने कहानी के थ्रू डिस्कस किया था कि 15-20 वुमेन जो है वो एक साथ आई, और अपने जो सेविंग्स थी, देखो रूरल पॉपुलेशन में देखो क्या होता है ना, कि इनके पास क्या नहीं होता, कोलेट्रल। जब तक आपके पास कोलेट्रल नहीं होगा, तो ये जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है वो आपको लोन नहीं देगी। अब लोन नहीं देगी तो लोन तो चाहिए, क्रेडिट तो चाहिए। देखा आपने कि कैसे रूरल पॉपुलेशन को अब ज़रूरतें तो सबकी है ना,
लेकिन लोन इनको नहीं मिल पा रहा, और जो बड़े लोग हैं या फिर जिसके पास प्रॉपर कह सकते हैं कि कोलेट्रल है उसको मिल जा रहा है। अगर इनके पास भी होता है तो इनको भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बड़े और छोटे की बात यहाँ पे है, बट ये प्रॉब्लम है कोलेट्रल की। तो इनको लोन बेसिकली नहीं मिल पा रहा, इनके पास कुछ घर गिरवी रखने के लिए नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो क्या होगा, क्या करते थे कि कई लोग ग्रुप बनाते थे, मान लो कि 15-20 लोग आ गए साथ में, और उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी था, अगर 100 रुपीज़ सबके पास है तो उन्होंने क्या किया, 20 लोगों ने बैठ करके 2000 रुपीज़ सबके, मतलब कि 100 रुपीज़ सब मिलाया, या फिर मान लो कि सबके पास 1000 रुपये हैं, तो 20 लोगों ने एक साथ बैठा और उसके बाद क्या किया कि इस पैसे को लेकर के आए, 20,000 रुपये हो गए। अब 20 लोग हैं तो सबको तो लोन चाहिए नहीं होगा, 2-3 लोगों को लोन चाहिए होगा, तो इसको जो है वो मान लो कि 10,000 या फिर 10,000 करके 2 लोगों को लोन दे दिया। इसी तरीके से हर महीने क्या करेंगे, 1,000 रुपये इकट्ठा करेंगे और अपने मेंबर्स को ही आपके सस्ते दरों पे, चीप रेट्स पे जो है वो क्या करेंगे, लोन मुहैया करवाएंगे। तो ये लोन काफ़ी अमाउंट में छोटे होते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो क्रेडिट। यही है कि छोटे अमाउंट के लोन, छोटे अमाउंट का जो है वो क्रेडिट, उसको माइक्रो क्रेडिट बोला जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि आपका खुद के हेल्प का, जैसे सेल्फ हेल्प नाम ही है कि खुद का हेल्प करो, ठीक है, एसएचजी इसको बोलते हैं। तो एसएचजी इमर्ज टू फिल गैप वेयर फॉर्मल बैंकिंग रिक्वायर्स कोलेट्रल दैट पुअर हाउस होल्ड लैक। जो पुअर हाउस होल्ड के पास नहीं होता क्या, वो कोलेट्रल जो फॉर्मल बैंकिंग को चाहिए, इसी गैप को फिल करने के लिए जो है वो एसएचजी का इमर्जेंस जो है वो हुआ है। तो 2019 तक, मई 2019 तक नियरली इंडिया में 6 करोड़ वुमन जो है वो एसएचजी से जुड़ी हुई थी, खास करके वुमन के लिए काम करते, वुमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर और जैसे हमने देखा था कि कैसे एसएचजी जो है वो वुमन के जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उसको भी डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर 15-20 वुमन एक साथ बैठेगी तो वो डिस्कस करेगी ना, डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्कस करेगी, कैसे उसके साथ डिस्पैरिटी हो रही है, कैसे उसके वेलबिंग को और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होगी। तो एक सोशल प्लेटफॉर्म भी बेसिकली प्रोवाइड करता था। तो वुमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये जो अहम एक जो है वो इनिशिएटिव है एसएचजी जो है स्थापना। तो 6 करोड़ वुमन जो है जुड़ी हुई थी, और लगभग आपके 54 लाख जो है वो वुमन एसएचजी इस समय एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में। कब, 2019 में। आगे देखो एक केस स्टडी दिया गया है आपका कुटुंबाश्री का, जो एक पुअर वुमन का बैंक है, और ये कहाँ है, केरला में। तो बेसिकली दिस वाज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन केरला। 1995 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था एक क्रेडिट सोसाइटी के रूप में। किसके लिए, जो पुअर वुमन थे बेसिकली उनके लिए, इसीलिए इसका नाम पुअर वुमन बैंक है। और इसने मोबिलाइज किया लगभग 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास। अब चूंकि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, ये जो एक कुटुंबाश्री था एसएचजीज की तरह है ये, तो ये रजिस्टर्ड प्रॉपर नहीं होती, ये इनफॉर्मली जो है लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और वो फंड को जो है मोबिलाइज करते हैं। तो ये इसके कारण से 1 करोड़ के आसपास, चूंकि इससे ज़्यादा ही होगा बेसिकली, इसके कारण से क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक इसको एशिया में जो है वो कहा गया। तो उस समय की ये बात थी। इन्हीं सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई जिसको हम लोग बोलते थे जनधन योजना या जनधन स्कीम। ये क्या था, बेसिकली दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब ये होता है कि जो लोग भी, जिनको बैंकिंग फैसिलिटी अभी मिल नहीं पा रही है, खास करके उस पर रूरल पॉपुलेशन होगी, शहरों में रहने वाले लोगों के पास तो बैंकिंग फैसिलिटी होती है, बैंक अकाउंट होता है उनके पास, लेकिन वैसे सारे लोग जो बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं, उनकी पहुंच से बाहर हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटी को मुहैया कराना कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई। और इसमें जो एडल्ट्स थे, जो 18 वर्ष साल से ऊपर थे, जो लोग थे, उसको इनकरेज किया गया। किस चीज़ के लिए, कि आप जाइए और अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। फ्री में बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलने की बात की गई, खुलवाया गया लोगों का। और यहाँ पे साथ में जिन्होंने यहाँ पे बैंक अकाउंट खोला, देखो लगभग 50 करोड़ पीपल ने नए बैंक अकाउंट्स खोले यहाँ पे जनधन स्कीम के थ्रू। कितना बड़ा नंबर है, आप सोचो, इतने लोग आपके बाहर थे बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से। इनको जब बैंक अकाउंट खुलवाए इन्होंने, तो इनको लगभग 1 से 2 लाख रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किए गए, और यहाँ पे ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। क्या है ये इंश्योरेंस का मतलब, आप समझते ही हो कि अगर कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें आप हैंडीकैप्ड हो गए या फिर आपकी डेथ हो गई, तो आपके फैमिली को जो है इतने पैसे आपको मिलेंगे। तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। किस कंडीशन में, कि आपके पास कोई आपातकालीन जब स्थिति आ जाती है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपका एक फाइनेंशियल कुशन जो है गवर्नमेंट आपको देगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब कि इवन कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो, फिर भी आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, डिपेंड करता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उस समय कितनी दे रही है गवर्नमेंट आपको, या बैंक कितना दे रहा है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपके पास अकाउंट में 100 रुपये ही है,
लेकिन इस फैसिलिटी के कारण आप 5,000 रुपीज़ तक निकाल सकते हो। एक तरह का लोन ही हुआ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसी तरीके से। तो कि आप नहीं होने के बावजूद भी इतने पैसे निकाल करके यूज कर सकते हो। तो ये हुआ जनधन योजना। उसके बाद देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को। मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट हम लोग देख लेते हैं, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट हमने देख लिया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है वो समझो। इसमें होता है आपका असेंबलिंग, स्टोरेज, ये भी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। मार्केटिंग ऐसा नहीं कि एक चीज़ आप सिर्फ मार्केट मुहैया करा दो, तो मार्केट में क्या क्या चीज़ आएगी वो तो देख लो पहले। असेंबलिंग हो गया आपका, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, पैकेजिंग हुआ, ग्रेडिंग हुआ कि छाटना, जैसे छोटे अनियन को हमने साइड कर दिया, बड़े अनियन को एक जगह कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट में आते हैं। इन सारे एस्पेक्ट पर गवर्नमेंट ध्यान देगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं ओवरऑल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। जैसे स्टोरेज फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो, प्रोसेसिंग जो है कि जो उसके प्राइमरी प्रोडक्ट हो रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, चाहे वो वीट को फ्लोर बना दे या कुछ भी करे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप प्रॉपर रोड्स वगैरह दो, रूरल रोड पे ध्यान दो, आपका पैकेजिंग वगैरह के लिए ये सारे करो, आपका ग्रेडिंग वगैरह हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है, ये सारे एस्पेक्ट डायमेंशन। तो क्या क्या मेजर्स लिए है गवर्नमेंट ने किसको, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि रेगुलेशन पे ध्यान दिया कि ये जो मार्केट कंडीशन था उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मंडीज क्रिएट की। जैसे गवर्नमेंट मंडीज होती है, वहाँ पे जो फार्मर है अपने प्रोड्यूस को जाकर के बेच सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनको रेट मिल जाता है। जबकि वो बिचौलियों के माध्यम से कहीं और बेचते हैं तो उनको रेट प्रॉपर बेसिकली नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रेगुलेट किया। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्ड किया, जैसे रोड्स प्रोवाइड किए, आपका जो ग्रामीण, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वजह से स्कीम जो आई है, ताकि वो कनेक्टेड हो पाए रूरल एरियाज और आपका जो अर्बन एरियाज है, ताकि वो फसल को अपने ले जाकर के वहाँ पे बेच सके। रेलवे जो है कुछ प्रॉपर, अभी देखो स्कीम्स भी आई थी गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब बजट्स में, कि प्रॉपर रेल चलाई गई है इसके लिए कि सिर्फ ये आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको ही कैरी करेगी वो। तो इस तरह की बात की गई। इवन कि जिस एरियाज में रेलवे होगा वहाँ से भी, जब जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ पैसेंजर ही जाए, सामान भी जाता है उससे। वेयर हाउसेस जो है वो गवर्नमेंट ने खोले, आपका एफसीआई के जो गोडाउन्स है वो हैं, ताकि जो इनके जो प्रोड्यूस है उसको पैनिक सेलिंग उसकी ना हो। जैसे क्या है ना कि जिस सीजन में आपका हार्वेस्टिंग होगा उसमें सबके पास होता है, तो ये सस्ते रेट पे क्या करते हैं कि जो लोकल्स आपके जो व्यापारी होते हैं, बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं, वो खरीद लेते हैं इनको, जिनके कारण इनको रेट नहीं मिल पाता। तो क्यों बेच देते हैं किसान? क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। तो अगर इनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाए तो आराम से ये बेचेंगे, जब उनको प्रॉपर रेट मिलेगा तब। इसीलिए जो है वो वेयर हाउसेस बिल्ड किया गवर्नमेंट ने। लेकिन हाउएवर दीज करंट फैसिलिटीज आर स्टिल इनएडिक्वेट। बहुत बड़े स्केल पे ये नहीं है, अभी भी किसानों को प्रॉपर ये जो है उसका एक्सेस नहीं है, कुछ लोगों को, या एक्सेस है तो उस मात्रा में नहीं है वेयर हाउस या फिर ये सारी चीज़ें, जिससे कि ये सारे किसानों को कैटर कर पाए। इनएडिक्वेट है अभी भी ये। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ सेटअप किए, जैसे ताकि उनको फेयर, हर चीज़ अटक जाती है कि फेयर प्राइस पे ही किसानों को प्रॉपर उचित दाम जो है वो मिल सके। क्या क्या चीज़ें कोऑपरेटिव में की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे अमूल था मिल्क सेक्टर में क्या हुआ कि अमूल जैसी कंपनीज आई, मदर डेयरी आया, जो दिल्ली में मदर डेयरीज है, महाराष्ट्र वगैरह पे हमने डिस्कस किया था, कैसे सब डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती जा रही है, हर चीज़ एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ। कहने का मतलब है कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है वो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया। जैसे अमूल उसका एग्जाम्पल है, मदर डेयरी एग्जाम्पल है, पैक्स जो है, PACS जो नाम सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिहार जैसे स्टेट में क्या करता है ये कि MSP बिहार में नहीं है तो पैक्स ही खरीदता है वहाँ पे MSP की जैसे रेट्स पे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव पे फोकस किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। गवर्नमेंट ने अश्योर किया किसानों को कि अगर आप फसल उगाते हो तो हम एक मिनिमम रेट तो आपको देंगे ही देंगे। वो अनाउंस करती है हर आपका ईयर जो होता है, अनाउंस होता है गवर्नमेंट के थ्रू। MSP के साथ हमने और भी चीज़ें देखे थे कि जैसे बफर स्टॉक क्रिएट किया गया। हालांकि MSP क्यों देती है गवर्नमेंट, क्यों खरीदती है आपसे, ताकि बफर स्टॉक क्रिएट किया जा सके। अब बफर स्टॉक क्रिएट होता है आपका कि PDS सिस्टम के थ्रू को जो गरीब लोग हैं, जो BPL वाले लोग हैं, इनको प्रॉपर रेट पे जो है वो चीप रेट पे जो है वो राशन मुहैया कराया जा सके। इसके लिए आपके FCI के जो गोडाउन्स है वहाँ पे ये जो बफर स्टॉक है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्टरनेट चैनल क्या है, आप देखो कि डायरेक्ट सेल फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे क्या है कि फार्मर को
कंज्यूमर तक डायरेक्ट सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसको हम लोग अल्टरनेट चैनल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अपनी मंडी नाम का एक पंजाब में या फिर राजस्थान में उस एरियाज में ये कॉन्सेप्ट लाया गया। रायतो बाजार जो है वो आंध्र प्रदेश में लाया गया। उज्वार जो आपका सैंधीज है, आप देख लेना प्रोनाउंस हो सकता है मैंने गलत किया हो, जो भी है, ये आपका तमिलनाडु में लाया गया। यानी कि ओवरऑल एजेंडा फिर से वही है कि कैसे फार्मर के इनकम को, कैसे जो उनको रेट मिल रहा है उनको इंक्रीज किया जाए ताकि उनकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो बेटर हो पाए। तो कुछ ये अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। एक तरह से आप टेस्टिंग कर लो, ट्रायल कर लो कि अगर ये चीज़ें वर्क करेगी तो इसको फिर पैन इंडिया इसको लागू किया जाएगा। तो ये लोकल लेवल्स पे, रीजनल लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेट चैनल्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब क्या है कि सारे, कहावत है ना कि डोंट पुट योर एग इनटू वन बास्केट। अगर वो बास्केट गया तो सारे एग आपके जाएंगे, तो डाइवर्सिफाई करो उसको, अलग अलग बास्केट में कुछ कुछ एग को रखो। इसलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिपेंडिंग सोनली ऑन फार्मिंग। सिर्फ फार्मिंग पे जो है अगर किसान डिपेंडेंट है तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक है इसको, क्यों? क्योंकि अगर किसी साल रेनफॉल नहीं हुआ, क्रॉप फेल्योर हो गया, तो उस साल किसानों की क्या होती है, ड्राउट कंडीशन आ गई, तो किसान उस समय, उसके किसान तो बर्बाद हो जाते हैं उस साल, उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए फार्मर सुसाइड होते हैं इंडिया में। तो इस रिस्क कि आपने सारे अपने चीज़ें, सारे अपने एक जो है एक ही बास्केट में रख दिए हैं, एक ही चीज़ों पे आप रिलाई कर रहे हो, इससे थोड़ा सा किसानों को क्या करो, थोड़ा थोड़ा और डाइवर्सिफाई करवाओ, कुछ और चीज़ें उनसे करवाओ, ताकि अगर एक चीज़ से इनकम ना आ पाए तो दूसरी चीज़ से आ जाए। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि यही, एंड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव ऑप्शन ड्यूरिंग रबी सीजन व्हेन इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि रबी सीजन की सिर्फ बात, ये बेसिकली जिस सीजन में उनके पास कुछ काम नहीं होता, कुछ फ्री होते हैं, उन सीजन में क्या कर सकते हो आप। रबी सीजन में खास करके क्या होता है कि जो अक्टूबर के बाद खास करके रेनफॉल तो घट जाता है, रेनफॉल होता नहीं है, तो जो आपका ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, तो यहाँ पे इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो ये सीजन है, उन सीजन में या फिर जिस सीजन में किसान जो है वो खाली बैठे हुए हैं, देखो छोड़ो किस सीजन की बात हो रही है, बेसिक एजेंडा ये है कि सिर्फ फार्मिंग पे आप इसको मत रखो डिपेंडेंट, कुछ और करवाओ इससे, वो फ्री हो चाहे ना हो। मान लो कब एग्रीकल्चर में आप देखते हो ना कि एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, गाय भी तो पालते हैं साथ में, और मुर्गी भी तो पाल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्यों ना थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए, एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए, फिशरीज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए इस लेवल पे कि किसानों को उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाए। तो फार्मिंग अगर गई, उस साल फसल गया, तो एनिमल हस्बेंड्री ये संभाल लेगी। अगर कोई फिशरीज कर रहा होगा, किसान 2-3 तालाब बनवा लेगा वो, तो वो संभाल लेगा। ये बात कर रहा है, इतना घुमा फिरा करके समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। टेक्स्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। तो उसी में जो अल्टरनेट चैनल है, जो अल्टरनेट ऑप्शन है, वो क्या है आपकी, जिसको हम अलाइड एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे एक एग्रीकल्चर प्रॉपर हो गया कि आप फसल उगा रहे हो, एक अलाइड एक्टिविटी हो गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वो सारे सेक्टर हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे दिस सेक्टर प्रोवाइड अल्टरनेट लाइवलीहुड टू ओवर आपका 70 मिलियन फार्मर, ठीक है। 7 करोड़ किसानों को जो है वो, जो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है, उनको जो है वो एक अदर जो लाइवलीहुड ऑप्शन है, एक जीविका का जो साधन है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो आया किसके लिए, मिल्क के लिए। तो इसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ इंडिया में, देखो 12 फोल्ड आपका इंक्रीज हुआ, यानी कि 12 गुना इंक्रीज हुआ। कब, 1951 से लेकर के 2021 के बीच में। पोल्ट्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री में ये सारी चीज़ें आ रही है, आप क्यों पालते हो जानवर, उससे आप मिल्क निकाल सको, उससे आप मीट ले सको, ठीक है। तो पोल्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक इंडिया में जो पाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, पोल्ट्री है। जो आप चिकन्स पालते हो, 61% है आपका टोटल जो लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन है उसमें, क्योंकि इसको प्रोडक्शन करना बहुत कम समय में हो जाता है, बहुत आसान है, 1-2 महीने में तो ये तैयार हो जाता है। फिशरीज पे आप किसानों को वो फोकस करवा सकते हो। और इंडिया में डाटा देख लो आप कि जो इनलैंड सोर्स ऑफ फिशरी है, देखो फिशरीज के 2 सोर्स है आपका, एक इनलैंड हो गया, यानी कि जो अपने तालाब में, ये ज़मीन पे जो तालाब बने हुए हैं उसमें जो मछली पालन हो रहा है वो हो गया, उसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं। और दूसरा होगा कि अब समंदर में जो मछली मतलब कि वहाँ पे लोग पकड़ते हैं मछुआरे जा करके, उसको हम लोग बोलते हैं आपका, वो दूसरा मरीन फिशरी हो गया बेसिकली वो। तो 2 सोर्स है, इनलैंड सोर्स है, एक मरीन सोर्स है। तो इनलैंड सोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में, आपका जितना भी फिश प्रोडक्शन हो रहा है उसका 65% कौन है, इनलैंड सोर्स वाला है। जबकि जो मरीन सोर्स वाला है वो क्या है आपका, 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इनलैंड का ज़्यादा है, मरीन का कम, ये ध्यान रखना। और जो फिशरी सेक्टर है वो लगभग 1% के आसपास जीडीपी में अकाउंट करता है, आपका कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। तो 1% भी काफ़ी होता है, ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, इन चीज़ों को और बूस्ट कर रही है आपका। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया अल्टरनेट चैनल,
फिशरी हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर की तरफ ले जाओ। वो उनको बोलो कि थोड़ा कुछ पेड़ वेड़ लगाए अपनी ज़मीनों पे, ताकि कुछ जब फसल हो उस पे, मतलब कि जो फ्रूट्स हो तो उनको बेच सके। जैसे इसमें आपका हॉर्टिकल्चर का बेसिकली देखो मतलब है कि वो फलों को भी लगाए, होता है ना, फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है किस चीज़ में, मैंगो को प्रोड्यूस करने में, बनाना को प्रोड्यूस करने में, कोकोनट को प्रोड्यूस करने में, स्पाइसेस, इन सारी चीज़ों में, ये सारे हॉर्टिकल्चर के पार्ट हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो अच्छा खासा काम कर रहा है, वर्ल्ड लीडर है इंडिया में। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंडिया। लेकिन ध्यान रखना ये डाटा चेंज होता रहता है। एससीईआरटी के डेटा पे ध्यान नहीं देने का, सिर्फ समझने का एक उससे एक होता है ना कि एक व्यू लो कि हाँ ऐसा है, मतलब इससे क्या समझ में आ गया कि मैंगो में, बनाना में, कोकोनट में, स्पाइसेस में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। पहला तो अगर हो सकता है कोई और कंट्री पहला हो गया तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो तीसरे पे आ जाएगा, लेकिन टॉप प्रोड्यूसर तो हमेशा रहेगा। तो ये बस इतना ध्यान रख लेना है आपको, ये नहीं कि किस रैंक पे था, किस नंबर पे था, 6% था कि 5% था, इस पर नहीं ध्यान आपको। तो फ्रूट और वेजिटेबल में भी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, लार्जेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ इंडिया GDP। जितना एग्रीकल्चर आउटपुट आपका आ रहा है वो उसका लगभग 33% के आसपास, 1/3 जो है वो कौन प्रोड्यूस, मतलब कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर आपका प्रोड्यूस कर रहा है, जो फ्रूट वगैरह जो आप ये उगा रहे हो। और ये लगभग 6% इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट करता है। फिशरी आपका लगभग 0.9% ही कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इसका है, इंप्रेसिव है। इसके साथ ही देखो एक तनवा की बात की गई। तनवा क्या है, तनवा का फुल फॉर्म है बेसिकली तमिलनाडु, TN से तनवा, मतलब कि तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये इसका मतलब। इसको शॉर्ट में तनवा बोलते हैं, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर को। ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली जो तमिलनाडु में क्या करता है कि जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेन करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और साथ में जैसे ये वर्मिंग कंपोस्टिंग की टेक्निक हो गई, ये सारी चीज़ें सिखाता है ताकि वो अपने एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सके। वर्मिंग कंपोस्ट बना करके खुद के एग्रीकल्चर में यूज करे, और साथ में ये बेच भी सकते हैं, इनको इसको बेचे ताकि इनको कुछ आमदनी हो जाए। जब इनको कुछ आमदनी होगी तो साथ में ये क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह बैठ करके ये अपने सेविंग को पूल कर करके इकट्ठा करके क्या करेंगे, एक मिनी बैंक जो है वो क्रिएट करने में भी जो प्रोजेक्ट है, ये जो तनवा है, वो हेल्प करता है इन महिलाओं को, ताकि ये इनके पास जो भी फंड आए उसको यूज कर सके किसमें, ये स्मॉल बिजनेसेस को स्टार्ट करने में, ताकि मतलब एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करेंगे। ये जब महिलाओं को लोन मिलेगा तो छोटे छोटे माइक्रो लोन बेसिकली मिलेगा, तो छोटे छोटे अपने हाउस होल्ड लेवल पे ही कुछ बिजनेसेस जो आपका जो छोटे धंधे होते हैं उसको कर पाएंगे ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखो बात कर लेते हैं भाई, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। बहुत हो गया जो फर्टिलाइजर था इसको हटाओ अब, ठीक है, पेस्टिसाइड को हटाओ। तो बेसिकली बात की जा रही है कि अब एग्रीकल्चर की इनकम, देखो वो लाइटर नोट पे था, एग्रीकल्चर इनकम को हमने मतलब कि बूस्ट करने पे काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या है कि एक चीज़ हमने डिस्कस की थी शुरुआत वाले एकदम 9th क्लास में कि लैंड क्या था, फिक्स है। अब लैंड को तो खींच करके आप बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बढ़ाओगे, प्रोडक्शन ही तो बढ़ाओगे उस लैंड पे, प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो। बेसिकली प्रोडक्शन तो ओवरऑल आपका मतलब कि वो आउटपुट, मतलब वो है, रिजल्ट है। अल्टीमेट क्या है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओ। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उस सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा जो है वो फसल उगा पाओ, आप ज़्यादा मात्रा में उगा। जैसे आप पहले आप 100 kg उगा रहे थे एक पीस ऑफ लैंड से, अब उसको क्या करो 150 उगा लो, तो यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या किया है, जो टेक्निक अपनाए हैं इस दौरान, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहे हैं। जैसे उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता है, पेस्टिसाइड का यूज होता है, जिसके कारण जो आसपास के आपके जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट होते हैं। बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो सैलिनेशन है उसकी समस्या बढ़ती है मिट्टी में, जो लवणीकरण खास करके जो उसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी समस्या बढ़ती है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता ना। तो इसको कोई तो अल्टरनेट तरीका होना चाहिए। तो है एक तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उसके जगह आप यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आपका ये फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे क्या, वर्मी कंपोस्ट, जो हमने पीछे देखा था। हम वैसी आसपास की जो हमारी चीज़ें हैं जिसको खाद के रूप में या फिर या कंपोस्ट के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नीम को हम इस्तेमाल करेंगे पेस्टिसाइड के रूप में, फर्टिलाइजर के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज कर लेंगे, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं। इन सारी चीज़ों लोकल लेवल पर जो अवेलेबल मटेरियल हैं, जो एनवायरमेंटल को नुकसान नहीं करते हैं,
उनका यूज कर करके जो हम इको फ्रेंडली जो है एग्रीकल्चर करेंगे, ताकि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमने जो डीस्टेबलाइज कर दिया है उसको रीस्टोर किया जा सके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया किस चीज़ के लिए, ताकि एग्रीकल्चर को है बिना इन्वायरमेंट को ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट किए हुए जो है वो एग्रीकल्चर किया जा सके। बेनिफिट्स देखो इसका क्या है, तो पहला बेनिफिट आप देखो कि इसमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगेगा। तो जब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका ये जो कॉस्टली इनपुट्स है, इनपुट्स का मतलब फर्टिलाइजर्स, आपका पेस्टिसाइड, ये जो भी चीज़ आप एग्रीकल्चर में पुट करते हो, किसान डालते हैं उसमें, वो इनपुट है। आउटपुट का मतलब जो आपका हार्वेस्टिंग होगा, प्रोड्यूस होगा, वो आउटपुट हो जाएगा। जो मिलेगा वो आउटपुट, जो आपको लगाना पड़ेगा, जो आपकी लागत होगी, वो इनपुट। तो इन सारी चीज़ों को आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या होगा कि चीप पड़ेगा, आपके पैसे बचेंगे। पहला फायदा ये हुआ कि किसानों के पैसे बच रहे हैं। ठीक है, आपके जो लोकल्स, आपके ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि बहुत सस्ते हैं। अब आपके पास क्या है कि एग्रीकल्चर से कुछ वेस्ट हुआ, काऊ डंग आपका निकला, आपके पास जानवर है, गाय ने गोबर की, आप उस गोबर को क्या करो, वर्मिंग कंपोस्ट बना दो। अब वर्मिंग कंपोस्ट तो ये तो फेंक ही रहे थे ऐसे भी, अब क्या होगा कि आपका खाद बन गया, ये फर्टिलाइजर बन गया। तो चीपर आपके लोकल ऑर्गेनिक्स जो आपके सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल है। तो इसके कारण से क्या हो सकता है, एक तो आपके पैसे बचेंगे किसानों के, और दूसरा है कि आप जो ज़्यादा पैसे लग रहे थे वो कम पैसे में ही आपका बाकी जो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। सो दिस विल जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे ही आप ऑर्गेनिक का टैग लगाते हो तो लोग इससे काफ़ी आकर्षित होते हैं। देखो, कौन चाहता है कि वो फर्टिलाइजर वाली चीज़ खाए, सब कुछ चाहता है कि हेल्दी चीज़ खाए। तो ऑर्गेनिक मतलब हेल्दी मतलब एक्सपोर्ट या फिर डिमांड उसकी ज़्यादा, एक्सपोर्ट की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फॉरेन कंट्री में तो इसकी काफ़ी मांग है। एंड इट प्रोवाइड्स फूड विद हायर न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि जिस इससे जो फूड पैदा होगा आपका, वो न्यूट्रिशन वैल्यू इसके काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बेनिफिट्स क्या क्या बेसिकली थे कि आपका जो इनपुट कॉस्ट था वो घटेगा, लोकल लेवल पे आपको जो मटेरियल है जो चीप है वो आप किसानों को मिल जाएंगे, जिसका यूज वो करेंगे, इनकम बढ़ेगा इससे, एक्सपोर्ट जो है फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है इससे, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बाहर के कंट्रीज में। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। चैलेंजेस भी हैं भाई, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, हर चीज़ का प्रो और कॉन्स होता है। क्या चैलेंजेस है, देखो इसमें जो उत्पादन होता है ना, यील्ड जो होता है, वो जो ये सब जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो अभी कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर का यूज करके करते हैं, उससे कम होता है। ठीक है, सो इनिशियल यील्ड विल ऑफन लोअर देन केमिकल फार्मिंग। तो उसके कारण से किसानों को लग सकता है कि यार पहले हमारे पास 100 kg एक प्लॉट से आ रहा था, अब तो ये सिर्फ 80 kg आ रहा है, तो ये इनको थोड़ा सा झटका लग सकता है। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ, जल्दी ख़राब हो सकते हैं ये। अब जो ये फर्टिलाइजर वाला जो टोमेटो होगा, हो सकता है वो 5 दिन टिक जाए, ये हो सकता है 3 दिन टिक पाए, तो इसका सेल्फ लाइफ जो है थोड़ा कम होता है। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं इसके, जिसके कारण किसान जो है बहुत ज़्यादा उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग की बात की गई, किसमें, महाराष्ट्र में। देखो ये 1995 में डिस्पाइस मतलब कि छोड़ो क्या लिखा हुआ इसमें, छोड़ो कि 1995 में 1995 में एक आदमी थे किसान मेहता, ठीक है, उसने क्या किया कि एनजीओ प्रकृति नाम का था, उसके किसानों को हेल्प किया कॉटन को उगाने में, कौन से कॉटन को, ऑर्गेनिक कॉटन को उगाने में। और लगभग 130 फार्मर जो थे वो उन्होंने स्विच किया किसकी तरफ, ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोडक्शन की तरफ, विच वॉज फाउंड टू बी हाई क्वालिटी बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और ये जो कॉटन हुआ वो क्या था कि उसकी जो क्वालिटी थी उसकी काफ़ी अच्छी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो मीट कर पा रहा था। तो ये एक केस स्टडी है ऑर्गेनिक कॉटन का महाराष्ट्र में, किसान मेहता याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, समझ लो बस। तो कंक्लूड कर लेते हैं आपसे इस चैप्टर को। देखो कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि देखो हमने जो चीज़ें डिस्कस की, क्या डिस्कस की कि रूरल लेवल पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज भी है, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी रूरल एरिया आज भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, टूट खड़ा हमने देखा। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि रूरल एरियाज़ को आपको क्या करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, इसके डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक एजेंडा चैप्टर का रूरल डेवलपमेंट ही था। तो अगर आपको रूरल इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाना है, उसको थोड़ा डेवलप बनाना है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने की बात कहता है ये चैप्टर। जैसे डेयरिंग पे थोड़ा आप ध्यान दो, पोल्ट्री पे थोड़ा ध्यान दो, हॉर्टिकल्चर पे थोड़ा ध्यान दो, जस्ट रादर डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग ओनली, कि सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना, इन चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि उनको एक कुशन प्रोवाइड किया जा सके, इकोनॉमिक कुशन प्रोवाइड किया जा सके। कब, जब ड्राउट सिचुएशन आए, जब उनका क्रॉप फेल हो जाए, तो इनसे उनको थोड़ी बहुत आय मिलती रहे, ताकि फार्मर सुसाइड उतने लेवल पे ना हो, इन सारी चीज़ें हो सके। उसके बाद
आप रूरल एरियाज़ को लिंक करो किसके साथ, अर्बन एरियाज़ के साथ, ताकि वो अपना प्रोड्यूस यहाँ पे जाकर के बेच पाएँ। इनको थोड़ा अगर हो सकता है तो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो बाहर के मार्केट में। अभी बहुत सारे बड़े किसान तो करते हैं, छोटे किसानों को भी आप प्रोवाइड करो ताकि वो एक्सपोर्ट कर दे उधर अपने जाके बाहर। देखो अब यूरोपियन मार्केट में कोई एक्सपोर्ट करेगा ना किसान, तो यहाँ से ज़्यादा प्राइसेस उसको मिलेंगी, बहुत फ़ायदा होगा उसको। तो ये चीज़ें जो है वो करने की बात कहता है ये चैप्टर। साथ में ये चैप्टर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि अभी की जो टेक्निक है, एग्रीकल्चर की टेक्निक है जो रूरल एरियाज में यूज़ की जा रही है, वो उतनी सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए अगर आपको इंश्योर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है वो देने पड़ेंगे। जैसे इसमें आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी हमने बात की, प्रॉपर मार्केटिंग चैनल आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज जो है आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, एंड इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको देने पड़ेंगे ताकि जो ये सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, ये अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाए। ये इस चैप्टर पे जो है वो ओवरऑल कहा गया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।